हाँ एक गड़बड़ हो गई हमसे, 105% का क्लॉज था, 95 का नहीं है, मतलब थोड़ी सी इफेक्ट आएगी एक आध हज़ार की। अभी देखते हैं जरा। हाउएवर द वेयर द वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही टीचिंग है इसमें गड़बड़ हो गया, वेयर द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी डज नॉट एक्सीड 105% ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड or accruing as a result of transfer, the consideration so received or accruing as a result of transfer shall be the purpose। मतलब वो क्या मान रहे हैं, स्टैम्प वैल्यू अगर डज नॉट एक्सीड है, ये गड़बड़ हो गई हमसे थोड़ा सा, 105% ऑफ कंसिडरेशन, देन वैल्यू इक्वल्स टू कंसिडरेशन। 95% की जगह 105% ही कर लीजिएगा। मतलब मैंने क्या लिखवाया था, एक बार लैंग्वेज दिखाइएगा कोई एक बच्चा। आप सारे बच्चे जरा ए और बी पॉइंट के बाद जो था वहां इफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन वाला पॉइंट था ना, तो यहां लिखिए इफ स्टैम्प वैल्यू, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन काट के कर दें स्टैम्प वैल्यू, अमेंडमेंट था थोड़ा मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया था, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन काट के कर दें स्टैम्प वैल्यू इज, स्टैम्प वैल्यू डज नॉट एक्सीड 105% ऑफ, if stamp value does not exceed 105% of actual consideration, if stamp value does not exceed 105% of actual consideration, then value equals to actual consideration। इसमें फर्क आ जाएगा थोड़ा सा, इसमें फर्क आ जाएगा। 1 करोड़, यहां पे हम एक एग्जाम्पल भी बना लेते हैं पहले इस पॉइंट पर, अगर वहां जगह है तो नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 1 करोड़ एक्चुअल कंसिडरेशन, $95,00,000, 94,80,000, कंसिडरेशन इक्वल्स टू, बताइए क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, 94,80 का 105 करना है, ना कि 1 करोड़ का 95 करना है, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। 94,80 का 105 बताइए, 99,54,000। सो अगर इससे ज्यादा स्टैम्प वैल्यू हो गई, स्टैम्प वैल्यू इज मोर देन 105%, हैंस कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, कितना माना जाएगा, 1 करोड़। थोड़ा प्लीज समझिए। समझिए आप इस बात को, 94,80 का 105% लेंगे, अगर इससे डज नॉट एक्सीड है स्टैम्प वैल्यू तो एक्चुअल कंसिडरेशन ले लेते हैं, अगर स्टैम्प वैल्यू एक्सीड हो रही है तो क्या लेना पड़ेगा, स्टैम्प वैल्यू। अगर इसी में एग्जांपल 2 करूं मैं और मैं कहता हूं स्टैम्प वैल्यू है 1 करोड़ और एक्चुअल कंसिडरेशन $94,98 है, 95 है। एक मिनट देखिए, अगर कैलकुलेटर पे करके, $95 है। अब बताइए क्या होगा,
स्टैम्प वैल्यू 1 करोड़ है, एक्चुअल कंसिडरेशन 95 है, तो व्हाट इज कंसिडरेशन? व्हाट इज कंसिडरेशन? तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल का $99,75,000, देन कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? 1 करोड़। तो ये गड़बड़ हो रहा था, हम 95% ले रहे थे, इसको ऐसे रिवीजन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी कंसिडरेशन मिलेगा उसका 105% करिए। अगर स्टैम्प वैल्यू उसके अंदर आ रही है तो एक्चुअल कंसिडरेशन, अगर उससे ऊपर आ रही है तो स्टैम्प वैल्यू। अब इसके बाद देखिए आगे इसमें बुक में ही पेज 394 पे ही फोर्थ पैराग्राफ, where the date of agreement fixing the amount of consideration and the date of registration for transfer of capital assets are not the same। यानी मैंने एग्रीमेंट किया 2010 में, रजिस्ट्रेशन हुआ मान लीजिए 2018-19 में। द वैल्यू एडॉप्टेड और असेस्ड बाय द स्टैम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट मे बी टेकन, हमेशा नहीं ली जाएगी, ली जा सकती है, उस दिन का कंसिडरेशन मानेंगे। हाउएवर फर्स्ट प्रोविजो, ये पहला प्रोविजो इन्होंने दिया है, shall apply only in case where the amount of consideration or part thereof has been received by way of an account pay check, account pay draft or electronic clearing system से on the date on or before the date of agreement। ये बात हमने अदर सोर्सेज में आपको समझा दी थी। अब देखिए अगला पॉइंट, वेयर वैल्यूएशन कैन बी रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। बताइए कब रेफर किया जा सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को? जब ज्यादा लेना हो या कम हो? कम। इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड द एओ में रेफर। हमें किसको रिक्वेस्ट करना है? असेसिंग ऑफिसर। हम नहीं वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाके बैठ जाएंगे, हमें एओ को बोलना है। एओ में ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम मेड बाय असेसी रेफर द वैल्यूएशन ऑफ द रेलिवेंट एसेट टू अ वैल्यूएशन ऑफिसर where the assessee claims before the assessing officer that the value adopted और assessed by stamp valuation exceeds the fair market value। यानी आपकी जो स्टैम्प वैल्यू वो मेरी वैल्यू से ज्यादा है जो मैंने लिया है। The value so adopted or assessed by stamp has not been disputed in any appeal revision। और कोई स्टैम्प वैल्यू के ऊपर डिस्प्यूट नहीं है, बट जो आप स्टैम्प वैल्यू ले रहे हैं वो प्रैक्टिकली मेरी वैल्यू से ज्यादा है। यानी मैंने कंसिडरेशन कम लिया है, 1 करोड़ की स्टैम्प वैल्यू, बट मैंने कंसिडरेशन 60 लाख लिया, तो मैं एओ को अपील कर सकता हूं। और एओ इस मैटर को किसको रेफर कर सकता है? वैल्यूएशन ऑफिसर को। Consequences where the value is determined by valuation officer, if the fair market value determined by valuation officer is less than the value adopted by stamp duty। valuation officer भी कह रहा है हाँ वैल्यू लेस है। The assessing officer may take such fair market value determined by valuation officer as full value consideration। जो वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा वो ही माना जाएगा। लेकिन अगर हाउएवर से पढ़िए, हाउएवर इफ फेयर मार्केट वैल्यू determined by valuation officer is more than the value adopted or assessed by stamp value। valuation officer कह रहा है अरे इन्होंने 1 करोड़ का माल 1.5 करोड़ में बेचा है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। the AO shall not adopt, AO को पावर ही नहीं दी गई है fair market value and will take the full value of consideration to be value adopted as stamp duty। stamp duty वाले को ही लिया जाएगा। तो आपको ये यहाँ रेफर कर लीजिएगा इस पेज को, सी प्रोविजो ऑन पेज नंबर 394। एक और सेक्शन आया 50CA, वन मोर सेक्शन इज इंट्रोड्यूस, दैट इज 50CA। लिखिए इसमें, सेल कंसिडरेशन
in case of transfer of unquoted shares. Transfer of unquoted shares. Consideration equals to higher of the following. Actual sale consideration, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर. फेयर मार्केट वैल्यू निकलेगी डिटरमिन्ड एज मे बी प्रेस्क्राइब, मतलब इससे रिलेटेड रूल्स दिए हुए हैं. आज की डेट में अगर कोई स्टूडेंट प्राइड के शेयर बेचता है, जैसे आप पे मेरे स्टूडेंट प्राइड के शेयर हैं, आप बेचते हैं, तो पहले तो चल जाता था कि आपकी जो मर्जी आई वो होगा, ये भी इसी साल की अमेंडमेंट है. अब क्या चलेगा, अगर आपने बेचा मान लीजिए 10 रुपये में, तो 10 रुपये इज योर एक्चुअल कंसिडरेशन, और मेरे स्टूडेंट प्राइड के शेयर का वैल्यू निकाला जाएगा. वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूएशन मेथड वो देंगे, एसेट्स का वैल्यू निकाला जाएगा, लाइबिलिटीज़ घटाया जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर होल्डर फंड जो भी बनेगा उसका वो वैल्यू निकाल जाएगा. वो बना 12. तो सेल कंसिडरेशन भले ही मैं 10 में बेच रहा हूँ पर माना कितना जाएगा 12. बट लिस्टेड शेयर में वैल्यूएशन नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि लिस्टेड शेयर में तो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चलता है स्टॉक एक्सचेंज का. तो अगर आज की डेट में आप अनकोटेड शेयर, अब प्रॉब्लम आती है सर अनकोटेड और अनलिस्टेड में क्या अंतर है. देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों किया गया ये काम. मेरे को पैसा चाहिए, मुझे मनी चाहिए थी 10 करोड़ रुपए. मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स आपको बेच दिए 10 करोड़ में. मनी मेरे पास इन्फ्यूज्ड हो गई. अब मैं चाह रहा हूं ये शेयर्स आप मुझे सस्ते में बेच दें. ये शेयर आप मुझे सस्ते में बेच दें. तो सस्ते में बेचेंगे तो मेरे पास गिफ्ट तो लग ही रहा था, लेकिन अब बेचने वाले पे भी उन्होंने बोला कि जब आप शेयर बेचेंगे तो सेल कंसिडरेशन कौन सा माना जाएगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू लिया जाएगा. अब क्वेरी उठती है अनकोटेड और अनलिस्टेड में क्या डिफरेंस है. अनलिस्टेड का मतलब तो जैसे स्टूडेंट प्राइड हो गया, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है. अनकोटेड का मतलब होता है जो लिस्टेड है मगर फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं होते. आप बात समझिए, अगर सेक्शन 56 और कैपिटल गेन दोनों में अनकोटेड वर्ड यूज किया है, देखिए वरना क्या होता, मैंने अपनी कंपनी के शेयर 50 करोड़ में आपको दिए, 50 करोड़ आपसे ले लिए. इसके बाद मैंने आपसे वही शेयर 1 रुपए में खरीद लिए. अब सर अगर आप सस्ता खरीदेंगे तो आप खरीदने वाले को गिफ्ट माना जाएगा और बेचने वाले के ऊपर ये लगता है. तो हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी को लिस्ट करा देते हैं दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में, कोई भी घटिया स्टॉक एक्सचेंज में, कानपुर में लिस्ट करा देते हैं. लिस्ट कराते ही हमारी कंपनी क्या हो जाती, लिस्टेड. लिस्टेड होने के बाद हम 56 और 85 दोनों को ठेंगा दिखा देते हैं, और हम क्या कर देते, 10 रुपए का शेयर 1 रुपए में खरीद लेते. आप मेरी बात समझिए, मेरे को 50 करोड़ वाइट चाहिए, 1 करोड़ शेयर 50 रुपए में आपको दिए, फेयर मार्केट वैल्यू 50 है, 50 करोड़ रुपए आ गए. इसके बाद मैं कंपनी लिस्ट कर देता कानपुर से घटिया स्टॉक एक्सचेंज पे. अब मेरी कंपनी क्या है, अनलिस्टेड लिस्टेड,
लिस्टेड कंपनी के शेयर में 1 रुपए में वापस ले लेता आपसे, तो 50 करोड़ की चीज में कितने में वापस ले लेता? 1 करोड़ में। अब जैसी 56 लगता है तो 56 में हम कहते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स पे लगता है 56 एंड माई शेयर्स आर लिस्टेड। बेचने वाला भी कहता है कि 50 CA यानी जो फेयर मार्केट वैल्यू सेल कंसिडरेशन लेना है वो अनलिस्टेड पे लगता है, माई कंपनी इज लिस्टेड। तो गवर्नमेंट ने बोला प्लीज ध्यान से देखिए, मैंने अनलिस्टेड वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने अनकोटेड वर्ड यूज किया है। अनकोटेड का मतलब जो लिस्टेड नहीं है वो भी, और जो लिस्टेड है बट फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं हो रहा है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ इन्हें लिस्ट इन ट्रांजैक्शंस के लिए किया जा रहा है। तो आप एग्जाम में काफी सारे बच्चे अनलिस्टेड लिखाते हैं और वर्ड लिख के आ रहा है अनकोटेड, यानी ये प्लानिंग भी खत्म हो गई। वरना हम क्या करते, पहले हम अपना शेयर 50 करोड़ में आपको देते, आपसे एक एंट्री आ जाती 50 करोड़, बैग आपके पास पहुंच जाता है, तो आपको पता ही है क्या होना था। वो 50 करोड़ मेरे पास आने के बाद मैं अपनी कंपनी को क्या कराता? लिस्ट। इसके बाद मैं आपसे 50 करोड़ के शेयर 1 करोड़ में खरीद लेता, सारी शेयर होल्डिंग मेरी हो जाती। कितने रुपए लगा के? 1 करोड़। कंपनी में कितने पैसे आ जाते? 50 करोड़। जब मैं आपके शेयर खरीदता 50 के 1 में, तो सेक्शन 56 वाले आ जाते कि आपने शेयर सस्ते में खरीदे, तो मैं कह देता मैंने लिस्टेड शेयर खरीदे हैं। तो उन्होंने कहा हमने लिस्टेड अनलिस्टेड बोला ही नहीं है, वी हैव यूज्ड अ न्यू टर्म which is not mentioned in Companies Act, that is unquoted। तो हमने कहा अब ये क्या है? बोले आप जरा बताइए आपका कितनी बार ट्रेड हुआ है इस कंपनी के शेयर्स? हमने कहा कुछ नहीं, हमने बस यही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बोले इसका मतलब बेटा आपने ये इसी ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी बनाई थी, तो आपकी कंपनी लिस्टेड तो है बट कोटेड नहीं। अब देखिए स्टूडेंट अगर अनलिस्टेड लिखाएंगे तो प्लानिंग कितनी बढ़िया मिल गई, फिर तो हम लोगों को आराम से व्हाइट मनी दिला देंगे, हर एक की कंपनी बनाएंगे, 50-100 करोड़ कलकत्ता से मंगाएंगे, लिस्ट कराएंगे, 2-4 लाख रुपए खर्चा आएगा, वही 50 करोड़ के शेयर 1 करोड़ में खरीद के निपटा देंगे। अनकोटेड है, ध्यान रहेगा। तो 50 CA वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या यूज हुआ है? अनकोटेड। अनकोटेड का मतलब कहीं लिख लीजिएगा, अनलिस्टेड और लिस्टेड बट शेयर्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है वो समझ में आ जाता है, वो एओ डिसाइड करेगा। तो प्लीज व्हाट इज द सेल कंसिडरेशन? अभी तो मैं सेल कंसिडरेशन पे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे आना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे आना है। सेल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? जो एक्चुअल लिया, बट 2 केसेस में, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में और शेयर्स के केस में सेल कंसिडरेशन डीम्ड हो सकता है, मतलब जो है उससे अलावा भी हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो आपने लिया उसका 105% करिए, अगर उस बीच में स्टैम्प वैल्यू आ रही है तो जो लिया वही होगा, अगर उससे ज्यादा आ रही है 105% से ज्यादा तो स्टैम्प वैल्यू होगा, अगर स्टैम्प वैल्यू 105 से ज्यादा आ रही है तो स्टैम्प वैल्यू होगा। अनकोटेड शेयर्स के केस में फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल विच एवर इज मोर, यानी अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम लेता हूं तो फेयर मार्केट वैल्यू, बट सर मार्केट वैल्यू तो होती ही नहीं अनलिस्टेड शेयर के, स्टूडेंट प्राइड का शेयर फेयर मार्केट में थोड़ी ना बिक रहा है। तो उन्होंने कहा हम वैल्यूएशन का तरीका बताएंगे भाई, हमें खुद पता है मार्केट में नहीं बिक रहा, उसका वैल्यूएशन किया जाएगा बैलेंस शीटें उठा के। वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको सीए बनने तक मिल जाएगा, सीए फाइनल में उसकी पूरी वैल्यूएशन है, पूरी बैलेंस शीटें आएंगी, वहां वैल्यूएशन निकलेगा। तो अब वापस आते हैं, नेट सेल कंसिडरेशन फाइनल कर लिया मैंने, लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये आ जाएगा इधर एलटीसीजी या आ जाएगा एसटीसीजी। नेट सेल कंसिडरेशन को जो मैंने फाइनल करा उसमें मैंने 2 बातें करी, एक्चुअल और डीम्ड। डीम्ड किस केस में? 50C और 50CA। डीम्ड और एक्चुअल दोनों हो सकता है और एक्चुअली हो सकता है। नेट सेल कंसिडरेशन में एक्चुअल होगा सारी एसेट्स में, 2 केसेस में डीम्ड या एक्चुअल में से कुछ भी हो सकता है। कहां? 50C और 50CA में। ये फाइनल हो गई मेरी फिगर्स। अब आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक्विजिशन कितने में खरीदा, इंप्रूवमेंट कितना इंप्रूवमेंट कराया। एक्विजिशन के लिए
आपको जरा मुझे बताना है, मैंने 1981 में एक लैंड खरीदी 1 लाख की, परचेज 2019 में आपके वाले ईयर में मैं इसे बेच रहा हूं 2 लाख में। ज्वेलरी ले लेता हूं, ज्वेलरी 1981 में 1 लाख की खरीदी और बेच रहा हूं 2 लाख में। अब मुझे कैपिटल गेन जानना है, पहले बताइए लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? ज्वेलरी 81 में खरीदी, लॉन्ग टर्म होगा बिकॉज होल्डिंग पीरियड कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने महीने रखना था ज्वेलरी को? 36 से ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। सेल कंसिडरेशन क्या लूंगा, 50C है या एक्चुअल? 50C भी नहीं लग रहा, रियल एस्टेट भी नहीं है, 50CA भी नहीं लग रहा, शेयर भी नहीं है अनकोटेड वाले, तो इसका मतलब जो लिया वही सेल कंसिडरेशन है। समझ रहे चेकिंग कैसे होनी है? सबसे पहले सेल कंसिडरेशन 50C है या अदर है, अगर अदर है तो जो लिया वही है, कोई खर्चा मैंने नहीं किया इस ज्वेलरी को बेचने में, लेस। कितने में माल खरीदा था, कितना गेन हुआ, कौन सा गेन हुआ, यानी पहले मैंने इस मुद्दे को डिसाइड किया, जिन्होंने भी नोट किया वो सब गलत हो गया है। आपको इतनी जल्दी क्या थी नोट करने की? ये 2 लाख। अब इसमें बात ये उठती है, एक इंसान ने 28 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए, आज 28 साल बाद इसे 1 लाख के 2 लाख मिल रहे हैं, ये खुश होगा या दुखी होगा? 1 लाख रुपए 28 साल बाद 2 लाख बन गए इस बंदे के। इसे लॉस हुआ है या फायदा हुआ है? और इनकम टैक्स वाले इसके आते कहते हैं भाई साहब जो 1 लाख का मुनाफा हुआ है इसमें 20, 25, 30% टैक्स भी देना है। बताइए एक्सेप्टेबल है ये बात या नहीं? गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा है जी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसमें भी एक रूल है, इसको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा इफ लॉन्ग टर्म है। आप देखिए जब मैंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लिखाया तो उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखाया, वो कहते हैं कि भाई 1981 के 1 लाख आज की डेट में फेयरली क्या हो गए वो हमें निकालना पड़ेगा। एक बंदा अगर इस 1 लाख को बैंक में लगाता, 1 साल बाद 1.5 हो जाते, फिर 1.5 को लगाता, वो कुछ और हो जाते ऐसे करके अगर 5% सिंपल इंटरेस्ट भी मिले तो भी 20 साल में 2 लाख हो रहे हैं, बट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से भी हो रहा है, तो 28 साल बाद बेच रहा है 2 लाख में तो लॉस है। तो गवर्नमेंट ने कहा इसका इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि उस दिन के 1 लाख और आज के वो कितने होने चाहिए हमें वो निकालना पड़ेगा, और जितने होने चाहिए हमें उसे लिखना चाहिए कि कायदे में तो इसकी कॉस्ट ये हो गई है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ते हुए। जैसे मैंने 3 साल, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए 1 साल पहले और आज आप मुझे 1 लाख ही लौटा रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने 1 लाख दिया, या ऐसा उल्टा करिए, आप लोग मुझे आज 1 लाख दे दीजिए, 1 साल बाद मैं आपके 1 लाख लौटा दूंगा, कोई लॉस इसमें? लौटाऊंगा जरूर, बिल्कुल। यानी जब मैं 1 लाख के 1 लाख लौटाऊंगा तो आप दिल से क्या बोलेंगे कि लॉस हो गया, चलो 1 लाख 1,000 दे दूंगा। अब ठीक है, यानी आप सबके दिमाग में ये घूम रहा है कि मेरा 1 लाख भी क्या हो गया होता अगर मैं बैंक में लगाता। तो जब 1 लाख 1,000 आपको मिलेगा तो आप सबके दिमाग में एक बात होगी कि मैंने 1 लाख कॉस्ट थोड़ी ना मानूंगा, ये आज की डेट में क्या हो जाती वो मानूंगा कॉस्ट। सेम इनकम टैक्स में भी ये प्रिंसिपल है, आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, और अपनी मर्जी का नहीं, इसके लिए एक इंडेक्सेशन टेबल दी हुई है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट प्रैक्टिकल चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है। आपको एक टेबल समझनी पड़ेगी, वो टेबल मुझे पहले ढूंढनी पड़ेगी। वो टेबल हम ढूंढेंगे, वो टेबल पेज नंबर 372। हाँ जी,
देखिए एक टेबल दिया हुआ है 372 पेज पे, 2001-2 में किसी चीज का अगर वैल्यू 100 था तो 18-19 में 280 मान रहे हैं ये। यानी अगर मैंने 2001-2 में कोई लैंड 1 लाख की खरीदी या ज्वेलरी 1 लाख की खरीदी और आज 18-19 में मैं उसे 5 लाख में बेचता हूं, तो सेल कंसिडरेशन 5 लाख और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? 1 लाख तो किस साल की थी? 1-2 की। 18-19 में इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? 280 और डिफरेंस 220 इज एलटीसी की। यानी मेन कॉस्ट इंडेक्स्ड हो जाएगी। अब मेजर बात यहां पर ये उठती है, क्या सर ये हमें टेबल याद करनी पड़े? कई सारे क्वेश्चन उठते हैं, मैं धीरे धीरे सबको रिजॉल्व करता हूं। क्या ये टेबल याद करनी है? नहीं, आपको ये टेबल वहां पे एग्जाम में गिवन होगी, लेकिन 18-19 का डाटा आपको याद होना चाहिए, दैट इज 280 और 1-2 का 100, ये दो आपको याद होने चाहिए, 100 और 280। कॉस्ट इंडेक्स कर लेंगे, ये बात समझ में आती है। सिर्फ लॉन्ग टर्म के केस में करेंगे। 2017 में मैंने कोई चीज 1 लाख की खरीदी, आज 2 लाख में बेच रहा हूं, तो इंडेक्स नहीं होगी कॉस्ट, अगर वो लॉन्ग टर्म नहीं हो रही है तो। मेन बात आती है सर 1-2 से पहले खरीदा है तब क्या होगा? मैं पहले भी तो खरीद सकता हूं 2001-2 से, या हर चीज 2001-2 में ही खरीदनी पड़ेगी मुझे? बताइए तो क्या होगा? तो उसके लिए एक नोट होगा, जो लास्ट नोट है आज की क्लास का। इफ कॉस्ट ऑफ, आप लिखिए कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हेडिंग डालिए, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हेडिंग डालिए, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हेडिंग डालिए। इसमें पहली लाइन में लिखिए इंडेक्सेशन इज डन व्हेन द एसेट इज लॉन्ग टर्म। इंडेक्सेशन इज डन व्हेन द एसेट इज लॉन्ग टर्म। इंडेक्स टेबल के लिए इंडेक्स टेबल इक्वल्स टू लिख दीजिए पेज 372, इंडेक्स टेबल पेज 372। इतनी बड़ी टेबल कॉपी हो गई। अब देखिए एक नोट लिखिए, इफ एसेट वॉज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 then higher of the following is taken as value as on 1/4/2001. Actual cost, second fair market value as on 1/4/2001. मैंने 1981 में कोई चीज खरीदी 1 लाख की, तो 1 लाख की 1981 और 2001 में उसकी कीमत है मान लीजिए 4 लाख। 4 लाख दोनों में हायर क्या हुआ? 4 लाख। 4 लाख में मानूंगा किस दिन की वैल्यू? 2001 की, आज की हो गई 280। तो मैं 95 में खरीदूं, 94 में, 92 में, 91 में, डिवाइडेड बाई क्या होना है? 100 ही होना है। बट कितने में खरीदा और फेयर मार्केट वैल्यू। अब एक आदमी हमारे पास आया, वो लैंड खरीदे हुए था 92 में 10 लाख की। हमने कहा 1 अप्रैल 2001 को वैल्यू क्या होगी? बोला मुझे क्या पता क्या होगी, कहां से पता करूं? तो हमने कहा काम कर, रजिस्ट्री ऑफिस में जा, पता कर कि इस लोकेशन में 2001 में कौन सी रजिस्ट्री हुई है किसी की, वो उसकी कॉपी निकलवा ले, उसमें पता लग जाएगा वैल्यू क्या थी। बोला ठीक है, निकलवाया है वो किसी की रजिस्ट्री, पता लग गया जो 2001 में रजिस्ट्री हुई होंगी वही वैल्यू हो गई। भाई तो ये वैल्यू तो निकालना इजी है। सोने चांदी के सबको रेट पता होते हैं 1 अप्रैल 2001 में क्या थे, शेयर्स की वैल्यूएशंस हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं, किसी एसेट्स का नहीं पता लगेगा। तो 1 अप्रैल 2001 का वैल्यू, और आपको तो खैर प्रैक्टिकल नहीं निकालना, आपको तो क्वेश्चन में गिवन होगा,
आप तो उसे कंपैरिजन करेंगे, डिवाइड करेंगे। बट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 इज इग्नोर्ड। अगर कोई आपने इंप्रूवमेंट कराया 2001 से पहले तो वो इग्नोर हो जाएगा। एग्जाम्पल है लैंड परचेस्ड, बिल्डिंग परचेस्ड ऑन 10 अगस्त 1996 1 लाख की, इंप्रूवमेंट कराया 1 अगस्त 1999 को 2 लाख का, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है 2.5 लाख की, इंप्रूवमेंट कराया 1 सितंबर 2005 में 2 लाख का, सेल करा 15 लाख में 18-19 में। कैलकुलेट कैपिटल गेन। जो मैंने पढ़ाया उसको मैं फटाफट कंक्लूड कर दे रहा हूं बस। कैलकुलेट कैपिटल गेन। अब हम क्या करेंगे, अगर नहीं दिया है स्टैम्प वैल्यू तो यही सेल कंसिडरेशन इज ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल कंसिडरेशन 15 लाख लेस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। एक्विजिशन पर आइए जरा, कब हमने माल खरीदा था, 1996 में, दैट इज बिफोर 1/4/2001। तो क्या 1 लाख ही ले लूं कॉस्ट या कंपेयर करूंगा? 1 लाख में खरीदी, 99 में 2 लाख का इंप्रूवमेंट करा दिया, अब 2.5 लाख वैल्यू है। इसे ऐसे काटना कि दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल बेकार पॉइंट होता है। 2001 से पहले का अगर कोई इंप्रूवमेंट है तो उसको बिल्कुल काट दीजिए क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन समझिए, 1 लाख में खरीदी, 2.5 लाख का फेयर मार्केट वैल्यू है, 2.5 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 280, जो भी फिगर आए, 7 लाख। इंप्रूवमेंट कराया 2005 वाला, इसको कैसे काटें, इसको भी काटना है, इसको कंसीडर करना है, 2 लाख। ये कब कराया हमने, किस ईयर में कराया, 2005-6 में। 5-6 का इंडेक्स टेबल बताइए क्या है, 117 इंटू आज बेच रहे हैं 280, 4,70,000 330 632। और इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल सकता है, कह सकता है एक इंप्रूवमेंट और कराया ऑन 1 सितंबर 2017, यानी पिछले साल 1 सितंबर 17 में 1 लाख का, यानी कुल 11-12 महीने पहले। एक लाख का करेंगे इंडेक्सेशन या नहीं करेंगे? वंस द गेन इज लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज इंडेक्स्ड। इंडिविजुअल चीजों को नहीं देखना है। वंस द एसेट इज प्रूव्ड एज लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज इंडेक्स्ड। अगर सेम ईयर में भी करता तो आपको 280 इंटू 280 करना पड़ता। मैंने इस पॉइंट से सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी अब तक की। वंस द एसेट इज प्रूव्ड एज लॉन्ग टर्म कैसे प्रूव होगी, उसको अगर आपने होल्ड करा, बीच बीच में कभी भी कराया, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंडेक्स्ड। होमवर्क ले लीजिए 7.3 7.4।
7.789 यानी 3, 4, 7, 8, 9 सारे इलस्ट्रेशन है।